साथियों, वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके मन में बहुत सारे डाउट अभी जो एग्जाम आरआरबी जेई का होने वाला है उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। बहुत सारे मन में आपके जो है वो क्वेश्चन चल रहे होंगे कि क्या कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या रहेगा सेफ स्कोर, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके मन में अभी डाउट के रूप में चल रहे होंगे। हर किसी स्टूडेंट के मन में ये चलता है जब एग्जाम नजदीक आता है, जैसे जैसे उसी तरीके से क्या होता है कि ये सारे सवाल हमारे मन में जो है वो उत्पन्न होने लगता है। तो आपके इन्हीं सारे डाउट का आंसर जो है इस वीडियो में मैं आपको देने आया हूँ कि क्या कितना अटेम्प्ट आपको करने चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहेगा, कि किस तरीके से मैंने अपना सिलेक्शन लिया था, मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, मेरा क्या स्कोर रहा था। ये यहाँ पर मैं आपको जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। यदि आप आरआरबी जेई का एग्जाम जो 19, 20 और 25 फरवरी को होने वाला है, यदि आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीटली जरूर वॉच करनी चाहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके मन में सवाल आता है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आपने भी यूट्यूब पर कई सारे टीचर्स के वीडियो देखेंगे, कई सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखे होंगे कि कोई कहता है कि इतना अटेम्प्ट करो, कोई कहता है उतना अटेम्प्ट करो। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है कि आपको कोई नहीं बता सकता है कि आपको कितना अटेम्प्ट करने चाहिए। कभी भी जो एग्जाम में अटेम्प्ट रहता है वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ कुछ फैक्टर होते हैं जिस पर क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो रहता है वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर वो फैक्टर क्या क्या है जिस पर नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट होता है वो डिपेंड करता है, साथ ही साथ आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि वो है कि आपके मन में जो सवाल आता है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है ना कि जो आपका अटेम्प्ट आता है वो आपके शिफ्ट के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल क्या है, कि ये टफ क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। आपके जो शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है उसके क्वेश्चन का लेवल क्या है। किस दूसरा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं तो नहीं आ रहे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने भी यहाँ पर यूट्यूब पर आपको एनालिसिस करवाया था कि जो आरआरबी ईएलपी के एग्जाम में किस तरीके से यहाँ पर एन वक्त पर जो है क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। हालांकि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम में आपका अटेम्प्ट डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है। अब साइंस से क्या होता है कि ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, मैथ में ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जीके में जो पूछा जा रहा है वो क्या किस टाइप के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स ज्यादा है या फिर जो है जीके के पोर्शन ज्यादा है। जीके में भी किस सब्जेक्ट के पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे वहां पर है क्या है आपको सब्जेक्ट है। तो किस पोर्शन से यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो नंबर आपका अटेम्प्ट रहता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा कहूंगा कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो दिमाग में आपको लाना ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि आप एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करते हुए जो भी आपसे सवाल बन रहे हैं आप अच्छी तरीके से बनाइए। अपने माइंड को शांत करके आप सभी सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 100% श्योर है कि आपसे यदि बन रहा है तो बनाओ। कौन सा ऐसा या टीचर या आपका बड़ा भाई रहेगा कि ये बोलेगा कि आप आपसे बन भी रहा है फिर भी जो है आप 85 या 90 बढ़ा करके छोड़ दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कोई नहीं कहेगा। तो इसीलिए आपको जो है आपसे जितना सवाल बन रहा है आप उतना बनाइए। अब क्या है कि मिनिमम कभी कभी स्टूडेंट पूछ देता है कि मिनिमम कितना अटेम्प्ट होनी चाहिए। तो देखिए मैंने पहले भी बताया, आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए वो 80 या 85 प्लस होनी चाहिए। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपका अटेम्प्ट आपके एक्यूरेसी और जो आपका है लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपके एक शिफ्ट में पूछ रहा है उस पर डिपेंड करना चाहिए कि आपका क्या लेवल है एग्जाम के शिफ्ट का और आपका एक्यूरेसी कितना है, उस हिसाब से आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट रहता है कि सर क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो देखिए ये भी एक बहुत ही कठिन सवाल है कि क्या सेफ स्कोर रहेगा।
बिना पेपर का लेवल देखे कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक अंदाजा लगा कर देने वाला हूँ कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो जो आपके एग्जाम का जो रहने वाला है यहाँ पर जो लेवल रहेगा उस हिसाब से आपका क्या है कि सेफ स्कोर डिसाइड होगा। लेकिन यदि अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आपका 75 से 80 के बीच में रह सकता है, जिस तरीके से इस बार वैकेंसी है और जिस तरीके से यहाँ पर क्या है फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो 75 से 80 के बीच में आपका यह जो है सेफ स्कोर रहना चाहिए। यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो 75 से 80 के बीच में आपका स्कोर होनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरा जो यहाँ पर क्या था कि मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो 89 किया था। 100 आउट ऑफ 100 में जो है मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन को नॉर्मलाइज करने के बाद है कि 78 पॉइंट समथिंग आया था। 78 पॉइंट समथिंग मेरा यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर था, जो कि क्या था कि हर पोस्ट पर मैं एलिजिबल था। जो भी आरआरबी जेई का जितने भी पोस्ट निकले थे 2024 में, हर पोस्ट पर मैं, चाहे वो डिजाइन एंड ड्राइंग से लेकर के डीएमएस तक, वो हर पोस्ट पर मैं एलिजिबल था। तो इसीलिए क्या होता है ना कि आपका कई बार एक्यूरेसी बहुत ही मैटर करता है। अब मान लो मैं 100 में 100 अटेम्प्ट करके आ जाता, क्या पता वहां पर जो है मेरा निगेटिव ज्यादा चले जाता, तो फिर मेरा स्कोर घट करके क्या होता कि नीचे चले आता। तो इसीलिए आपका एक्यूरेसी बहुत ही मैटर करता है। तो आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें और आप अपने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उस पर नहीं ध्यान दे करके आपसे जो सवाल बन रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यदि मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, मेरा कितना स्कोर था और नॉर्मलाइज होकर के मेरा कितना स्कोर हुआ था और जो है किस तरीके से मैं सभी पोस्ट पर एलिजिबल था। अब नेक्स्ट आपके मन में जो डाउट आता है वो आता है कि क्या सीबीटी 1 का मार्क जो है वो मैटर करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 1 का मार्क जरूर है कि आपके फाइनल सिलेक्शन में मैटर करता है। अब बोलोगे कि सर ये तो स्क्रीनिंग है, मतलब ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट क्या होता है ना कि आप सीबीटी 1 के आधार पर जिस पोस्ट पर क्वालिफाई करोगे उसी पोस्ट पर आप एलिजिबल रहोगे सीबीटी 2 के लिए। तो इसीलिए आपको ये क्या करना है कि मैक्सिमम आपको सीबीटी 1 में स्कोर करना है ताकि आप सभी पोस्ट पर क्या करो, एलिजिबल हो सको सीबीटी 2 के लिए। जब सीबीटी 2 में आप थोड़ा कम भी मार्क रहेगा तो क्या होगा कि यदि आप सभी पोस्ट पर एलिजिबल हो तो कोई ना कोई सा पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप यहीं पर मिस्टेक कर रहे हो, यहीं पर एक दो पोस्ट पर क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कई सारे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने क्या किया था कि सीबीटी 2 में बहुत ही अच्छा स्कोर किया, लेकिन सीबीटी 1 में उसका कम स्कोर रहने की वजह से या तो उसको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, या फिर अगर मिला भी उसका सिलेक्शन हुआ भी तो क्या हुआ कि अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। इलेक्ट्रिकल के बदले मैकेनिकल का मिल गया, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल का मिल गया, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सीबीटी 1 का मार्क जो है बहुत ही मैटर करता है आपके पोस्ट पर। आपका जो पोस्ट है यही सीबीटी 1 का मार्क डिसाइड करेगा कि कौन ऑफिस में वर्क करेगा और कौन फील्ड में वर्क करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे फैक्टर है जो आपको डिपेंड करता है। सीबीटी 1 का मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम दें। नेक्स्ट जो आपके मन में डाउट आता है कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मेरे भाई सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आपके मेहनत में सच्चाई होगी, आपने अच्छे से मेहनत किया होगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपने यदि अच्छे से मेहनत किया होगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप बस एग्जाम अच्छे से दीजिए। कई सारे स्टूडेंट साल भर तो मेहनत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एग्जाम में जाकर के हड़बड़ा जाते हैं या एग्जाम में जाकर के क्या होता है तो वो गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अब जो अभी तक तैयारी किया था, अब क्या है ना कि उस तैयारी को सही डायरेक्शन देने का समय आ गया है। आप जब तैयारी को सही डायरेक्शन तभी दे पाओगे जब क्या करोगे कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो इसीलिए आपने जितना एक साल मेहनत किया या 6 मंथ मेहनत किया, अब उसको सही डायरेक्शन देने का समय आ गया है। तो इसीलिए एग्जाम में मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है वीडियो में, इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था कि आपको एग्जाम में क्या क्या करनी चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देखें, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो एक साल आपने मेहनत किया, अब क्या है ना कि उसको सही डायरेक्शन देने का समय आ गया है। तो इसीलिए आप एग्जाम में किस तरीके से स्कोर करते हो वो बहुत ही मैटर करता है। तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।